मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। तो चूंकि अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश को माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कर्मस्थली भी है। क्योंकि जब मेरठ का नाम आता है तो मेरठ का मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ मुख्यालय भी है वेस्ट यूपी का। और जब 2019 में खुद ही देश के प्रधानमंत्री लगातार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी रैलियां कर चुके थे, तो यहाँ एक मंडल ऐसा भी है कि जिस मंडल में भाजपा की प्रोदा खाता नहीं खोल सके। और वो मंडल कौन सा है? जहां भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की कर्मभूमि है, उनका आवास है, उनके पैतृक एरिया है। ये एक मुरादाबाद मंडल ऐसा है जहां बीजेपी कोई खाता नहीं खोल सकी। तो चूंकि बीजेपी को डर है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जमीन है, वो अलग बात है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है कि इस बार 400 के पार। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी जमीन खिसकते हुए दिख रही है और इसलिए डर है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रोधाव ने इस समय जो बसपा सुप्रीमो मायावती का गढ़ है, जहां से उन्हें उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें मिली हैं, तो उस गढ़ को मतलब उस किले को ध्वस्त करने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की है। और उस चक्रव्यूह में उन बड़े प्रोधाव को लगाया गया है जो दूसरे सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, दूसरे स्टेटों के नेता हैं। जो कि इस बार उत्तर प्रदेश भाजपा के जो प्रभारी हैं विजयंत पांडा हैं, आप गुजरात के रहने वाले हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर। तो लगातार वो मंडलवार समीक्षा कर रहे हैं और भाजपा के तमाम छत्रपों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग में उनके टारगेट में सबसे पहले वो सीटें हैं जहां 2019 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार सबसे पहला अगर फोकस है, अगर एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है तो चक्रव्यूह रचा जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती के गढ़ में। और मायावती को मतलब बसपा सुप्रीमो मायावती को भाजपा अपने चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा तैयारी है, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उत्तरांचल के पूर्व मुख्यमंत्री है निशंक पोखरियाल, इनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई है मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल की। क्योंकि लगता है बीजेपी को यही कहीं ना कहीं यहाँ ऐसी जमीन है जो कभी भी धस सकती है। तो इसको लेकर पूरी वीटो पावर लगा दी। आज मैं बता दूं कि बसपा सुप्रीमो को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कर्मभूमि का वो गढ़ है, जहां बहुत सारे उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के भारी जो वरिष्ठ नेता हैं, जो दूसरे स्टेटों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस गढ़ में चक्रव्यूह फंसाने के लिए बसपा सुप्रीमो को लगाया गया है। तो चूंकि जयराम ठाकुर और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पोखरियाल वो इस समय उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल में डेरा डालने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि 2019 में वो कौन सी सीट थी जो बसपा ने भाजपा के जबड़े से खींच ली थी और वहां भाजपा को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो ये पहली सीट है सहारनपुर। चूंकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 1 भी है, ये बसपा की सीट थी। दूसरा, अगर हम मुरादाबाद मंडल की बात करें तो मुरादाबाद मंडल में नगीना सीट है जो सुरक्षित सीट है, इसके अलावा बिजनौर सीट है, इसके अलावा अमरोहा सीट है, और इसके अलावा अंबेडकर है, श्रावस्ती है, लालगंज है, घोसी सीट है, गाजीपुर है। तो ये 10 सीटें बसपा सुप्रीमो की थी जो बसपा ने भाजपा के हाथ से छीन ली थी। और इसी के साथ अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की मंडल की बात करें तो यहाँ संभल, मुरादाबाद और रामपुर ये सपा के पास में थी। हालांकि जब रामपुर के पूर्व सांसद जब आजम खां एक मामले में फंसे और वो जेल गए, तो ये सीट यहाँ उपचुनाव हुए। क्योंकि चुनाव निरस्त हो गया था, उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव में भाजपा ने यहाँ बाजी मार ली थी। लेकिन मुरादाबाद और संभल सीट भी सपा के पास थी। हम लोग बात कर रहे हैं कि चक्रव्यूह में कैसे फंसाया है। चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद का अपना एक वोट बैंक है और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में दबदबा भी है, जिसको लेकर भाजपा बहुत सहमी हुई थी। और इसीलिए भाजपा ने रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल किया और एनडीए से उन्हें हटाकर जब इंडिया अलायंस में वो, क्योंकि लगातार बीजेपी के खिलाफ लगातार मीटिंग और प्रयास कर रहे थे, उनका एक पूरा कैडर बेस बीजेपी के खिलाफ था। लेकिन जैसे वो एनडीए में शामिल हुए तो अब लग रहा है बीजेपी सुकून में है कि जिन सीटों को 2019 में उन्होंने गंवाया था, हो सकता है कि रालोद के सहारे वे सीट वापस आ जाएं। लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि जब बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में बात करते हैं तो बसपा सुप्रीमो मायावती
बसपा की प्रेजेंट नहीं, उन्हें केमिस्ट्री भी बताया गया है। क्योंकि आज भले ही ये अलग बात है कि आज उनके पास 10 सीट है और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट है। ये अलग बात है कि उनका राजनीतिक ग्राफ बढ़ा है। ऐसा भी एक दौर था कि जब 2007 से 2012 तक वो उत्तर प्रदेश की इंडिपेंडेंट सरकार लेकर आई थी, मुख्यमंत्री, और जब कानून व्यवस्था की बात हुई तो जिस अंदाज में उन्होंने सरकार चलाई वो भी इतिहास में दर्ज है। तो चूंकि जो भाजपा की स्टडी है, और लगातार चूंकि जब जयंत चौधरी आए हैं तो बिजनौर से जो सांसद हैं मल्लुक नागर, वो बसपा से लोकसभा पहुंचे। और ये बहुत बार ये सुना जाता है कि चूंकि रालोद सुप्रीमो ने को 2 सीट मिलने वाली, एक बिजनौर लोकसभा सीट और एक बागपत लोकसभा सीट, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि मल्लुक नागर इस समय रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी के संपर्क में है और हो सकता है कि वो रालोद से चुनाव लड़ ले। हालांकि ये बात अभी कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा हवा है, लोग बोलते हैं। और चूंकि कई बार मुलाकात हुई है जयंत चौधरी से, तो कयास उनके हो सकते हैं, इस बात को मैं प्रमाणित नहीं करता। लेकिन जिस तरह भाजपा ने बसपा सुप्रीमो मायावती को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना की है, हालांकि वो बहुत इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय भाजपा को ये डर है कि इंडिया अलायंस में, चूंकि अभी तक 14 जनवरी 2024 को जब बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया गया, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी, वो ना भाजपा के साथ है ना इंडिया अलायंस के साथ है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं, भाजपा बहुत सहमी हुई है। भाजपा को लगता है कि जिस तरह बसपा सुप्रीमो चुप है, हालांकि अमूमन चुनाव में वो चुप नहीं होती, चुनाव से पहले ही लोकसभा, अगर विधानसभा के चुनाव हो तो विधानसभा प्रभारी बनाए जाते हैं और बूथ कमेटी तक बनाए जाते हैं, लोकसभा के प्रभारी बनाए जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं गुप्त रणनीति बना रही है, बीजेपी से पार पाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए उनका कोई गुप्त रणनीति चल रही है। इसीलिए अभी हम देखते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी लोकसभा में बसपा चुनाव लड़ेगी, वहां अभी कहीं लोकसभा प्रभारियों का चयन नहीं किया गया और बहुत खामोशी सी है। तो ये भाजपा को कहीं ना कहीं डर है कि वो कहीं गुप्त रणनीति बना रही है, और गुप्त रणनीति बना रही है इसलिए उन्होंने उन तमाम वो लोकसभा क्षेत्र जहां से बसपा जीती थी, वहां सबसे पहले प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है। वहां पे प्रत्याशी का चयन पहले कर दिया जाएगा और पूरी जो वीटो पावर है वो उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में लगाई है जहां से वो हारे। मतलब मुरादाबाद मंडल ऐसा मंडल है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां इस समय भाजपा ने पूरी सरकारी वीटो पावर लगा रखी है। इसीलिए इस बार जो खोई हुई जमीन है उसे भाजपा वापस लाने के प्रयास में है, लेकिन वापस आएगी वो समय बताएगा कि वो किस तरीके से आएगी। क्योंकि बसपा सुप्रीमो के बारे में ये माना जा रहा है, भाजपा कहीं ना कहीं ये चिंतित भी है कि अगर इंडिया अलायंस में बसपा सुप्रीमो चली गई तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए भाजपा ने बसपा सुप्रीमो को चक्रव्यूह फंसाने के लिए तमाम बड़े नेताओं को यहाँ उतार दिया है। हालांकि अगर हम राजनीतिक जमीन की बात करें तो भाजपा बहुत ज्यादा डरी हुई है सहारनपुर, क्योंकि सहारनपुर जो लोकसभा वो तो पहली बसपा के साथ थी। जब हम कैराना की बात करते हैं तो कैराना में भाजपा इस समय बहुत डरी हुई है। जब हम मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करते हैं, यहाँ भी मुजफ्फरनगर कुछ ना कुछ डर है। जब हम बागपत की बात करते हैं तो भले ही रालोद सुप्रीमो से भाजपा का गठजोड़ हो गया हो, लेकिन जब वहाँ रालोद जब हैंडपंप के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो लगता है बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ भी खतरा है। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट, ये अलग बात है कि नारा देना कि इस बार 400 के पार, लेकिन जैसी जमीन है, जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है। क्योंकि अभी तक हिंदुत्व के मुद्दे पर जो और बहुत सारे मामले हैं यहाँ, अब गांव की अगर मैं धरातल की बात करूं तो गांव में कल मैंने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से बात की जिनके पास जिम्मेदारी है सहारनपुर मुजफ्फरनगर की। मैंने उनसे बात की कि जो भाजपा की तमाम मीटिंग होती है, बड़े नेता आते हैं, तो मीटिंगों में तो सिर्फ भाजपा के पदाधिकारी होते हैं, क्या गांव में कोई मीटिंग रखी जाएगी, गांव में निकट भविष्य में किसानों से कोई संवाद का कोई प्रयास हो ऐसा? तो उन्होंने दबी जुबान से कहा, क्योंकि जो हकीकत यह है कि भाजपा के नेता बहुत बड़ी बड़ी बात करें, भले ही 400 पार का दावा करें, लेकिन हकीकत यह है कि जब किसानों के बीच जाकर संवाद करते हैं तो जवाब नहीं दे पाते। जब बेरोजगार नौजवान उनसे सवाल करते हैं तो सवालों का जवाब नहीं दे पाते। ये स्थिति इस समय गांव में है कि बीजेपी के नेता भले ही मंचों से बड़ी बड़ी बात करें, सरकार बड़ी बात करे, लेकिन जो वादे थे 10 साल पहले जो वादे किए थे, जब महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगार की बात करते हैं, किसानों के मूवमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता भी गाँव में
किसानों से संवाद करते हुए डर रहे हैं। जो रोजगार हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके पास कहीं ना कहीं जाने से डर रहे हैं। ये अलग बात है कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन क्योंकि सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह भाजपा ने टारगेट लेकर बसपा को चक्रों में फंसाने के लिए तमाम प्लान तैयार किया है, हालांकि बसपा का भी अपना कैडर है और बसपा लगातार काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है। और ये आशंका भी है, जब से महाराष्ट्र में जो प्रकाश अंबेडकर हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुत्र हैं, जब से उन्होंने इंडिया अलायंस में गठबंधन किया है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि निकट भविष्य में आचार संहिता लगने के 1-2 दिन पहले या आचार संहिता लगने के 1-2 दिन बाद कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकती हैं। और अगर हिस्सा बनती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें खड़ी होने का अनुमान है। जिस तरह से लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, आज न्याय यात्रा मुरादाबाद में है और मुरादाबाद में जिस तरह जन सैलाब जुड़ रहा है लगातार यात्रा में, और जिस तरह राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो लोगों को वो सब मुद्दे याद दिला रहे हैं जिसका वादा करके भाजपा सत्ता में पहुंची। तो अभी चूंकि महाभारत शुरू हो गया है लोकसभा का और ये चुनावी रणभेरी बज चुकी है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कौन योद्धा सामने आएंगे, ये तो लोकसभा में जब सूची तैयार होगी तब पता चलेगा कि किस में कितना दम है, कौन 2024 के इस महाभारत को पार करेगा। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। मैं राजेश शर्मा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।